Welcome to our YouTube channel Sociology Sense। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड जो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी यानी कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, जो कि रेडन थॉमसन ने दिया है। उसी से संबंधित आज हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सब रेडी हैं पढ़ने के लिए? तो आज हम मेन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, यानी कि जनसंख्या संक्रमण से जुड़ी हुई अनेक अवधारणाएं और संकल्पनाओं की बात हम करेंगे, जिनमें फर्स्ट है जन्म दर, बर्थ रेट। किसी भी देश की पॉपुलेशन का बढ़ने का मेन कारण होता है बर्थ रेट। तो जानते हैं कि बर्थ रेट होती क्या है, जन्म दर हम किसे कहेंगे? जन्म दर एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी एक क्षेत्र विशेष यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में और एक निर्धारित अवधि यानी कि एक निश्चित समय के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वालों की संख्या को जन्म दर के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी प्रति 1000 जनसंख्या पर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी संख्या जन्म दर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट। डेथ रेट भी हम इसी तरह से काउंट करते हैं कि मृत्यु दर एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी एक क्षेत्र विशेष, वही पर्टिकुलर एरिया और एक निर्धारित अवधि यानी कि एक टाइम फिक्स होता है उसके दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर के रूप में दर्शाया जाता है। जन्म दर में हम जन्म लेने वालों की संख्या काउंट करते हैं और मृत्यु दर में हम मरने वालों की संख्या को काउंट करते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में। सिर्फ जन्म और मरने ये दो वर्ड जो है ये चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। तो अब देखते हैं कि जो ये आंकड़े हैं ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, सूचनाएं जो इनके बारे में मिलती है वो कहाँ से मिलती है। जन्म दर और मृत्यु दर संबंधी सूचना। तो गांव में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है? पुलिस थाना अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अब बात आती है कि वहां तक ये आंकड़े पहुंचते कैसे हैं। वहां जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार वाले उन आंकड़ों को या तो पुलिस थाने में भेजते हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी उनके नज़दीक है वहां पे वो इसको दर्ज करा के आते हैं। इसी तरह से कोई मरता है तो वहां पर मरने वाले का आंकड़ा दर्ज कराया जाता है, जिसके कारण हम गाँव के जो आंकड़े हैं पुलिस थाना या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कभी भी प्राप्त कर पाते हैं। सेकंड है कि कस्बों और शहरों में ये सूचना कैसे मिलती है या प्राप्त की जाती है। तो वहां पर नगर पालिका से हम ये आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से वहां पर भी जो शहर और कस्बों में जो भी लोग रहते हैं, जैसे भी वहां पे जन्म होता है या कोई मरता है तो उनकी जो सूचना है उनके परिवार वाले नगर पालिका में पहुंचाते हैं। इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि दर या प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट किस प्रकार होती है? नेचुरल ग्रोथ रेट वो होती है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के बीच का अंतर शून्य होता है, तब हम इसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। इनके दोनों के बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो शून्य हो जाता है, तो वो इसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर या प्राकृतिक वृद्धि दर। नेक्स्ट है रिप्लेस लेवल। क्या होता है यानी कि प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है? ऐसी अवस्था जिसमें बूढ़े लोगों के मरने पर उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। यानी कि किसी भी देश में जो पॉपुलेशन है वो 3 तरह की होती है, बच्चे, नौजवान और बूढ़े। तो बूढ़े जैसे जैसे एक्सपायर होते जाते हैं उसी सर्कल को दोबारा से लाने के लिए बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण जितने बंदे एक्सपायर हुए उतने ही लोग दोबारा से वहां पर आ जाते हैं। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तर या रिप्लेस लेवल। ऋणात्मक वृद्धि दर, नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव यानी कि जो कि नेगेटिव होता है यानी कि माइनस में कोई भी चीज होना उसे हम नेगेटिव कहेंगे। तो पॉपुलेशन के बारे में यानी कि ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट कैसे होती है? जब मरने वालों की संख्या
पैदा होने वालों से अधिक हो जाती है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सपायर ज़्यादा हो रही है, पैदा कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है, जिसके कारण जो प्रतिस्थापन है, यानी कि बुजुर्ग तो एक्सपायर हो गए लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए, तो वहाँ क्या दिक्कत आ जाएगी, वहाँ हमारी जो जनरेशन है वो वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसके कारण जो कंट्री है वो इतना डेवलप नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास वर्किंग फोर्स कम हो जाती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जिसके कारण इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। उदाहरण के लिए ऐसे कौन कौन से कंट्रीज आती हैं जी जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो इसमें है जापान, रूस, पूर्वी यूरोप एवं इटली। ये सब कंट्रीज क्या है, नेगेटिव ग्रोथ रेट से गुजर रहे हैं कि वहां पर वर्किंग फोर्स कम है। जनसांख्यिकीय संक्रमण यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण वो है जहां पर पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पहुंच जाती है। जब जनसंख्या बहुत ऊंची हो जाती है, इसमें जन्म दर अधिक होती है जबकि मृत्यु दर कम हो जाती है, जिसे जनसंख्या संक्रमण की अवधि देश में पैदा हो जाती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। जैसे कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जनसांख्यिकीय संक्रमण की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो आवश्यकता से अधिक है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इतनी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, जिससे अनेक समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, शोषण की है, एक अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी की है, हेल्थ फैसिलिटी की है, रेजिडेंस की कमी हो जाती है। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है जहां पर जनसंख्या संक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी सेम उसी तरह से होती है जैसे हमारी बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है, कि बच्चों की मृत्यु की संख्या दिखाता है, यानी कि 1 साल से कम आयु में ही जो बच्चा एक्सपायर हो जाता है उससे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसके आंकड़े इकट्ठे करने के लिए क्या करते हैं कि 1000 जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले मौत के मुंह में कितने बच्चे चले गए, उनका जो आंकड़ा हम इकट्ठा करते हैं वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर, यानी कि मातृ मीन्स माता, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि जो माताएं बच्चों को पैदा करते हुए एक्सपायर हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो क्या होता है, उन स्त्रियों की संख्या बताता है जो 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली स्त्रियों की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। यानी कि 1000 अगर बच्चे पैदा हुए हैं और उनमें से कितने बच्चे पैदा करते हुए कितनी माताएं जीवित रही हैं, तो उनका जो आंकड़ा है मैटरनल फर्टिलिटी कहलाएगा, और जो एक्सपायर हो गई है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। प्रजनन दर, यानी कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है, फर्टिलिटी रेट वो होता है किसी भी देश में जितनी भी नई जनरेशन आती है, कोई भी बच्चे पैदा, कितने भी बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी आयु के आधार पर जो पॉपुलेशन होती है वो है फर्टिलिटी रेट। बच्चे पैदा कर सकने की आयु, यानी कि माता जो होती हैं उनकी एक आयु के अकॉर्डिंग बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि वो आयु कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 49 होनी चाहिए। इस एज में माताएं बच्चे पैदा कर सकने के योग्य होती है, इनकी क्षमता होती है उनकी वाली प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या। इस एज ग्रुप की महिलाओं द्वारा पैदा किए गए बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, फर्टिलिटी रेट। अब आती है सकल प्रजनन दर, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट किसे कहेंगे, स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि के आखिर तक पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या होती है। कि जैसे हमने एज लिया है कि 15 to 49 तक जो मदर है वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, तो इस एज तक माताएं कितने बच्चे पैदा कर पाए उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं, जिसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। सकल प्रजनन आयु की अवधि का अनुमान एक निर्धारित अवधि में पाई गई आयु विशेष की दरों के आधार पर लगाया जाता है। हर देश में ये एज अलग अलग निर्धारित की हुई होती है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर उसी तरह के आंकड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेल फीमेल रेशो।
तो स्त्री पुरुष अनुपात किसी क्षेत्र विशेष में तय अवधि यानी कि निश्चित अवधि के द्वारा ही हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है वो हम इसमें निकालते हैं। तो जैसे हमारे भारत में कितने प्रतिशत रेशो है इसकी, वो आप लोग मुझे बताएंगे। उदाहरण के लिए चीन, भारत, दक्षिण कोरिया में स्त्री पुरुष अनुपात कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है, जो हेल्थ फैसिलिटी है वो कम है, जिसके कारण हम ज़्यादा ध्यान लड़के की तरफ देते हैं और लड़की की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। तो जिसके कारण जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा एक्सपायर होती हैं एज ए कंपैरिजन लड़कों के, जबकि जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है लड़कियों का। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में जो रेशो है वो कम रह जाती है। कारण क्या होता है कि बालिकाओं की तरफ इतना अट्रैक्शन नहीं होता समाज का। नेक्स्ट है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आयु संभाव्यता की भी हम एक रेशियो निकालते हैं कि इतनी एज तक पॉपुलेशन जीवित रहेगी। जैसे पहले की अगर हम बात करें तो पहले 100 साल की आयु तक कोई भी व्यक्ति जीवित रह सकता था, लेकिन वो रेशियो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कम हो रही है, डे बाई डे वो उसमें कमी आती जा रही है। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आयु संभाव्यता क्या है, एक अनुमान की व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहेगा किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान। एक आयु विशेष में आंकड़ों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है हमारा आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? आयु संरचना से अर्थ है कि कुल जनसंख्या के भिन्न भिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है, रेशो क्या निकलती है। यानी कि 5 से 10 कितने एज ग्रुप के हैं, 10 से 15 कितने, 15 से 20 कितने, यानी कि हम अलग अलग एज ग्रुप लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कितने एज ग्रुप का कितना है। आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है? आयु संरचना विकास के स्रोत औसत आयु संभावित क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर बदलती रहती है। हर कंट्री की जो ये रेशो है वो अलग अलग होती है। कारण क्या है कि इन्वायरमेंट का इसके ऊपर बहुत अधिक फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, हम ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर यूथ पावर बहुत ज़्यादा है। कारण क्या कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जो एज ग्रुप है यानी कि 15 to 64 जो एज ग्रुप है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो प्राश्रित पॉपुलेशन है वो कम है और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है कंट्री की वो होना लाजमी है। इसी आधार पर हमारे पास आता है प्राश्रित दर, प्राश्रित डिपेंडेंसी रेशो। जैसे मैंने कहा कि 15 से 64 वर्ष का जो एज ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कमा के खिलाता है न कि वो खाता है। तो प्राश्रित दर वो होता है जो कमा नहीं सकता, वो किसी का कमाया हुआ ही खुद खाता है। तो इसमें हमारे दो ग्रुप आ जाते हैं। प्राश्रित अनुपात वह पैमाना है जो कुल जनसंख्या में सम्मिलित विभिन्न कार्यशील और अकार्यशील घटकों की तुलना में करता है। यानी कि समस्त जनसंख्या में दो वर्ग इस प्रकार के होते हैं जो आश्रित होते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो खुद कमा खा नहीं सकते, वो दूसरे पर हमेशा मोहताज रहते हैं। जिसमें पहला वर्ग है बुजुर्गों का और दूसरा वर्ग है बच्चों का। यानी कि जैसे 15 वर्ष तक बच्चा ऐसा होता है जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, यानी कि उसके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स ही उसका हर तरह से पालन पोषण करते हैं। और दूसरा ग्रुप है 64 से ऊपर, यानी कि हमारा बुजुर्ग वर्ग जो कि कमा नहीं सकता, उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं रह जाती उस एज के बाद कि वो खुद अपना बोझ उठा सके। तो जिसके कारण वो क्या है, प्राश्रित ग्रुप में आ जाते हैं। जबकि तीसरा वर्ग किसका है, कार्यशील जनसंख्या का होता है, यानी कि 15 से 64 तीसरे वर्ग में आ जाते हैं। अकार्यशील जनसंख्या वाला वर्ग, इनके अकॉर्डिंग हम एज देखेंगे इनकी। बुजुर्ग वर्ग में आयु कितनी होती है, 64 वर्ष से ज्यादा होती है, और जबकि बच्चों के वर्ग में आयु 15 वर्ष से कम होती है। और अब आते हैं कार्यशील जनसंख्या वाला वर्ग, यानी कि इंडिपेंडेंट, जो खुद कमाता है, खुद ही खाता है या खिलाता है, वो है नौजवान या कार्यशील वर्ग है 15 से 64 वर्ग वाला
वाली जनसंख्या, और भारत में इसी तरह की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी आज हम हर कंट्री से आगे हैं और एफर्ट करके हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यूथ पावर है जो बहुत ही एनर्जेटिक होती है और बहुत ही कार्यशील होने के साथ साथ माइंड भी शार्प होता है इस एज में, और हम हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं।